Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss complexation and protein binding part 2. So let's start. तो स्टूडेंट्स अभी तक अपन ने बात कर ली है कॉम्प्लेक्स के पार्ट 1 के बारे में कि भाई कॉम्प्लेक्स होता क्या है और दूसरा इसके अंदर कौन कौन से जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहते हैं, राइट। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो फार्मास्यूटिक्स के अंदर किसी भी चीज़ की सॉलिबिलिटी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए है जो कि कॉम्प्लेक्स क्रिएट किए जाते हैं। कभी ये एडवांटेजेस होते हैं और कभी कभार है जो कि किसी ड्रग की इंट्रैक्शन से ये डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि अपनी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं हो। दूसरा अपन ने बात की थी कि जो कॉम्प्लेक्स होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि मेटल्स एंड जो लिगेंड्स हैं वो आपस में बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विच आर डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द इनिशियल प्रोडक्ट, और उसके अंदर कुछ डिफरेंट है जो कि प्रॉपर्टीज रहती हैं। यानी कि एक है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहेगा, एक है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग रहेगा, राइट। इन दोनों के बीच में है जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज रहते हैं जो कि मैंने आपको 4 तरीके के बताए थे, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल्स, वॉन डेर वाल्स फोर्सेज एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। आज अपन बात करेंगे कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि अपने फार्मेसी में अपन बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके से कंपाउंड ए एंड बी को मिलाकर अपन एक सी कंपाउंड तैयार करते हैं जिसकी जो फिजिकल स्टेबिलिटी है, वॉलेटिलिटी, सॉलिबिलिटी, डिसोल्यूशन या फिर थेरापेटिक पर्पस के हिसाब से वो अपने फार्मेसी में ज्यादा बेनिफिक्टरी है एज कम्पेयर टू द इनिशियल या फिर रॉ प्रोडक्ट। तो वन बाय वन अपन बात करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन फार्मेसी की अगर बात करूं तो दे आर वाइड एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स इन फार्मेसी। वन बाय वन अगर अपन डिटेल करें तो किसी भी चीज के अपन फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं, लाइक कुछ लिक्विड है तो उसे अपन सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, केमिकल स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी को चेंज कर सकते हैं, वॉलेटिलिटी किसी कंपाउंड की है तो उससे अपन डिक्रीज कर सकते हैं बाय मेकिंग कॉम्प्लेक्स, सॉलिबिलिटी इंक्रीज की जा सकती है, डिसोल्यूशन अच्छा किया जा सकता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाया जा सकता है, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, घटाई भी जा सकती है, पार्टीशन कोफिशिएंट्स इंप्रूव किए जा सकते हैं, टॉक्सिसिटी रिड्यूस की जा सकती है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी अच्छे से की करवाई जा सकती है, या तो आइदर इंक्रीज करवाई जा सकती है या फिर रिड्यूस करवाई जा सकती है। एंटीडोट फॉर मेटल पॉइजनिंग, यानी कि काफ़ी सारे जो पॉइजनिंग्स होते हैं तो जिसमें अपन एंटीडोट देते हैं तो उसका मैकेनिज्म भी यही रहता है कि वो कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है और उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी एक्शन। देन ड्रग एक्शंस की बात करें तो ड्रग एक्शन थ्रू मेटल पॉइजनिंग भी रहता है, थेरापेटिक एजेंट्स के रूप में भी अपन यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स क्रिएशंस एंड डायग्नोस्टिक्स पर्पस के लिए भी आता है। यानी कि अपनी बॉडी में कोई डिजीज़ है और वहाँ पे जैसे ही आपने कोई ड्रग डाला तो वो कॉम्प्लेक्स अगर क्रिएट होता है एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट का, तो यस वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। वन बाय वन अपन डिटेल में इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फिजिकल स्टेट, राइट। तो फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो यानी कि किसी भी चीज की है जो कि उसकी अवस्था को चेंज करना है, तो अपने को ये पता है कि 3 तरीके की अवस्थाएं हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। और ये भी अपने को पता है कि जो लिक्विड है विच इज अनस्टेबल एज कम्पेयर टू द सॉलिड, यानी कि जो लिक्विड है वो थोड़ी कम स्टेबल रहती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो अगर किसी कंपाउंड की अपन लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसको अगर अपन 1 महीने के लिए स्टोर करके रख रहे थे तो अब सॉलिड कंपाउंड है जो कि हो सकता है 1 साल तक स्टोर रहना शुरू हो जाए। एग्जाम्पल के साथ अगर समझें तो चेंज इन फिजिकल स्टेट मेक सिस्टम मोर स्टेबल। ऑब्वियसली अगर आप किसी की फिजिकल स्टेट को चेंज करते हो यानी कि उसकी प्रीवियस जो स्टेट है वो ज़्यादा लेबाइल है, ज़्यादा डिग्रेड होने की कैपेसिटी रखती है, तो उसको अगर आप दूसरी स्टेट में चेंज कर दोगे तो इट इज़ मोर स्टेबल। देन एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो जैसे कॉम्प्लेक्स ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन विद बीटा साइक्लोडेक्सट्रीन है जो कि बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं जो कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो सॉलिड है वो अपने लिए एडवांटेजेस होता है, क्यों? क्योंकि जो लिक्विड नाइट्रोग्लिसरीन रहता है वो एक्सप्लोसिव होता है थोड़ा सा, तो अगर आप उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दोगे तो इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ इट इज एक्सप्लोजन प्रूफ। यानी कि अगर नाइट्रोग्लिसरीन जो कि ड्रग है जो कि एंजाइना पेक्टोरिस में काम आती है, एंजाइना पेक्टोरिस बेसिकली एक हार्ट डिजीज है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसके अंदर अगर आप एक बीटा साइक्लोडेक्सट्रीन बेसिकली एक सिंथेटिक कंपाउंड है जो कि साइक्लिक डेरिवेटिव है स्टार्च का, उसके साथ अगर आप स्टेबल करते हो तो जो लिक्विड नाइट्रोग्लिसरीन है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि एक्सप्लोजन प्रूफ होगा, साथ ही साथ सिस्टम की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। साथ ही साथ साइक्लोडेक्सट्रीन को अपन बहुत सारी जगह यूज करते हैं टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, टू इम्प्रूव द सॉलिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। आपको बहुत सारी ड्रग्स रिसर्च के अंदर साइक्लोडेक्सट्रीन का नाम सुनने को मिलेगा, जहाँ पे किसी ड्रग की सॉलिबिलिटी बढ़ानी है, किसी का पेनिट्रेशन बढ़ाना है, किसी की स्टेबिलिटी बढ़ानी है। बेसिकली जो साइक्लोडेक्सट्रिन है वो उस तरीके से डोनट शेप का होता है जिसके अंदर जो आपकी ड्रग है
वो इकट्ठी होकर कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर लेती है और जो कॉम्प्लेक्स है जो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें केमिकल स्टेबिलिटी, जी हाँ, अपन वाया कन्वर्टिंग अ सिस्टम इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम की केमिकल रिएक्टिविटी को भी कम कर सकते हैं, यानी कि केमिकल स्टेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ अगर देखें, कॉम्प्लेक्स ऑल्सो हेल्प टू डिक्रीज केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड एंड मेक सिस्टम स्टेबल, यानी कि अगर आप किसी सिस्टम का कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो वो केमिकल रिएक्टिविटी को भी डिक्रीज करने के लिए कैपेबल है। साथ ही साथ अगर केमिकल रिएक्टिविटी कम होगी तो सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। एग्जाम्पल के साथ देखें तो कॉम्प्लेक्स ऑफ बेंजोकेन विथ कैफीन प्रिवेंट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजोकेन, यानी कि एक तरीके से जो बेंजोकेन ड्रग है जो कि टॉपिकल यूज आती है, रिड्यूस करती है पेन को, साथ ही साथ एक लोकल एनास्थेटिक भी है, अगर उसके साथ आप कैफीन डाल रहे हो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में तो क्या करेगी, वो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी कम करेगी, उसकी जो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस है वो कम कर देगी कैफीन, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपका स्टेबल हो जाएगा। अगर आप देखेंगे कितनी कंसंट्रेशन में अपन यूज कर सकते हैं कैफीन, तो हाफ लाइफ ऑफ प्रोकेन और एनी लोकल एनास्थेटिक्स इन सॉल्यूशन इंक्रीज फ्रॉम 26 आवर टू 46 आवर्स इन प्रेजेंस ऑफ 2% कैफीन एंड अबाउट 71 आवर्स विथ 5% ऑफ कैफीन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सपोज कोई ड्रग है जिसकी हाफ लाइफ है 26 आवर्स, यानी कि 26 घंटे के बाद आपको इसको वापस लेना है। अब इसकी आपको स्टेबिलिटी बढ़ानी है या फिर इसकी आपको केमिकल रिएक्टिविटी कम करनी है, तो अगर आपने उसके अंदर 2% कैफीन डाल दिया तो जस्ट इसकी हाफ लाइफ है जो डबल हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपनी बॉडी के अंदर रिएक्टिविटी उसकी कम हो गई, तो ज़्यादा समय तक अपने बॉडी में एक्ट करने के लिए कैपेबल है, तो ऑटोमेटिकली उसकी डोज भी रिड्यूस हो जाएगी। और वही 2 की जगह 5% अगर आप कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं तो लगभग आप उसकी हाफ लाइफ को 4 गुना तक बढ़ा देते हैं, 3 से 4 गुना तक, यानी कि ऑटोमेटिकली एक तरीके से ये कह सकते हैं यूजिंग डिफरेंट कंपाउंड्स वी कैन मेक सिस्टम स्टेबल आइदर केमिकली, फिजिकली एंड अदर वेज, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोकेन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन। कैफीन के बारे में आपको पता होगा, इट इज अ प्रोटीन मेटाबोलाइट टाइप सिस्टम, सॉरी प्यूरिन होता है कैफीन। देन सॉलिड स्टेबिलिटी, सॉलिड की बात करें तो अगेन आपका कोई सिस्टम है जो लिक्विड है विच इज अनस्टेबल इन लिक्विड फेज या कम समय तक स्टेबल रह पाता है, उसे अगर आप सॉलिड में कन्वर्ट कर दोगे तो अगेन इट इज मोर हेल्पफुल टू मेक इट मोर स्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे विटामिन ए एंड डी है, तो अपने को पता है कि विटामिन है जो मोस्टली लिक्विड फॉर्म्स में अवेलेबल रहते हैं, साथ ही साथ इनके अंदर क्या होती है दिक्कत कि बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, बहुत ही कम समय तक ही अपन इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। वही अगर इस लिक्विड को अपन सॉलिड में कन्वर्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट, यानी कि लंबे समय तक चलेंगे, लंबे समय तक इसका यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे विटामिन ए एंड डी है, उनकी अपन स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग दैम सॉलिड यूजिंग बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन, यानी कि बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन की मदद से आप विटामिन ए और डी जो कि लिक्विड में अवेलेबल हैं उन्हें सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हियर इज अ विटामिन ए विच इज रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड, जो कि एक मोस्टली जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी में दिए जाते हैं, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बेसिकली जो विजन्स हैं वो है जो कि डिस्टर्ब होते हैं, राइट। विजन में भी जैसे जीरोप्थेल्मिया है, नाइट ब्लाइंडनेस है, वो रहती है, तब वहाँ पे विटामिन ए के सोर्सेज दिए जाते हैं। वो विटामिन डी की मैं बात करूँ तो विटामिन डी बेसिकली जो कि बोन्स ग्रोथ से रिलेटेड हैं, जैसे ऑस्टोमलेसिया और जो डेफिशिएंसीज होती हैं वहाँ पे विटामिन डी प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो दे आर द बेसिकली न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स जो दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वॉलेटिलिटी की। ऑब्वियसली अगर कोई कंपाउंड ज़्यादा वॉलेटाइल है तो आप उसको कितना भी रिस्टोर करो वो एक तरीके से आपका वेस्ट हो रहा है, तो अगर आप किसी सिस्टम की वॉलेटिलिटी कम कर दो तो ऑटोमेटिकली उसका जो एक इरिटेटिंग ऑर्डर होगा वो भी आपने कम कर दिया, साथ ही साथ उसकी जो वेस्टेज हो रही है वो भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, आयोडीन। आयोडीन बेसिकली एक एंटीसेप्टिक है, आप अपने स्किन पे जब कहीं कट लग जाता है तो आयोडीन टिंचर लगाते भी हैं। तो आयोडीन इज अ बेसिकली वॉलेटाइल इन नेचर एंड हैव सम ऑर्डर making complex with PVP which is polyvinyl pyrrolidone, volatility reduce and stability also increases, यानी कि जो आयोडीन है बेसिकली वॉलेटाइल इन नेचर है, उसके अंदर से ये वॉलेटिलिटी के उसके अंदर एरोमास भी होते हैं जो स्पेसिफिक ऑर्डर की होती हैं। अगर आप उसे पॉलीविनाइल पायरोलिडोन जो कि एक तरीके का डिस्पर्सिंग एजेंट है, सिंथेटिक है अगेन ये, उसके साथ अगर इस सस्पेंडिंग एजेंट के साथ अगर आप मिक्स करके कोई फॉर्मुलेशन क्रिएट करते हो तो इसकी वॉलेटिलिटी भी रिड्यूस होती है, साथ ही साथ सिस्टम की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। दिस इज आयोडीन, दिस इज पॉलीविनाइल पायरोलिडोन। नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिबिलिटी की। बाय यूजिंग डिफरेंट सिस्टम्स वी ऑल्सो इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग्स। ओके, अब सॉलिबिलिटी की अगर अपन बात करें
तो बेसिकली सिस्टम को सॉल्युबलाइज करना है, तो सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ेगी तो ड्रग की कंसंट्रेशन भी कम नीड होगी, राइट। तो एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, यूजिंग लो कंसंट्रेशन ऑफ कैफीन विथ पाबा para amino benzoic acid which is used in TB increase the solubility of drug। यानी कि अगर पाबा यानी कि जो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है जो कि टीबी यानी कि ट्यूबरोक्लोसिस के अंदर काम आती है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस से होता है जिसमें लंग आपके इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उसके अंदर अगर आप पाबा की बेसिकली जो कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी है जो कम रहती है, अगर उसमें आप कुछ कंसंट्रेशन में कैफीन ऐड करते हो तो पाबा की सॉल्युबिलिटी है जो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। वही दूसरा अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि एडिनोक्रोम मोनोसेमिकार्बाजोन, बेसिकली ये जो ब्लीडिंग है उनको रोकने के लिए काम आती है। इसका मैकेनिज्म ये रहता है एड्रेनलिन का कि ये बेसिकली इट इज ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ एड्रेनलिन, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होती है एड्रेनलिन के। ये आपकी वेसल्स को है जो कि कॉन्स्ट्रक्ट करती है, और कॉन्स्ट्रक्ट करेगी तो ऑटोमेटिकली जो ब्लीडिंग है वो भी कम हो जाएगी, उसके लिए काम की ली जाती है। तो अगर आप इसके अंदर एडिनोक्रोम मोनोसेमिकार्बाजोन बेसिकली इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती है, उसके अंदर अगर आप सोडियम सैलिसाइलाइट ऐड करते हैं तो ये जो सॉल्युबिलिटी है वो उसकी 10 टाइम्स है जो कि इंक्रीज हो जाती है। यानी कि एडिनोक्रोम मोनोसेमिकार्बाजोन which is produced by the oxidation of adenylene epinephrine solubility increased by 10 folds using sodium salicylate। This is the example of PABA and this is adenochrome monosemicarbazone। नेक्स्ट बात करें डिजोल्यूशन की, कि डिजोल्यूशन आप किस तरीके से सिस्टम का इंक्रीज कर सकते हो। तो अगेन अगर किसी सिस्टम की सॉल्युबिलिटी बढ़ाएंगे तो डिजोल्यूशन भी अपने आप ही बढ़ेगा, राइट। तो इफ solubility increases डिजोल्यूशन also increases। अब डिजोल्यूशन रेट ऑफ phenobarbital which is a non selective central nervous system depressant also increase by making complex with cyclodextrin। यानी कि अगर आपको किसी ड्रग का डिजोल्यूशन इंक्रीज करना है, जैसे भी स्पेसिफिक ड्रग यहाँ बता दी फिनोबार्बिटॉन बेसिकली एक नॉन सेलेक्टिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है जो कि जैसे एंटी एंजाइटी में ही काम आती, उसके अंदर दी जाती है। उसका अगर आप साइक्लोडेक्स्ट्रिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स है जो कि डिजोल्यूशन रेट को इंक्रीज करने के काम आता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी की। अगेन आप कॉम्प्लेक्स को बनाते हुए किसी सिस्टम का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा सकते हो, बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ा सकते हो। अब ये सारी की सारी चीजें आप देखिए, कॉम्प्लेक्स आप बना रहे हो तो कॉम्प्लेक्स बनाने से आपको क्या क्या एडवांटेज हो रहे हैं। आप सारी की सारी वो प्रॉपर्टीज जो कि मेन दिक्कत करती हैं आपकी किसी भी ड्रग को उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन तक ले जाने के लिए, उन सब चीज़ों को आप सही कर सकते हो। आपको ये तो पता चल जाता है कि ये दवाई है जो कि इस बीमारी के इलाज के काम आती है, बट अगर वो आपके शरीर में जाके एक्शन ही नहीं कर पाए तो वो क्या काम की। तो उन मॉडिफिकेशन तक पहुंचने के लिए आपको ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं जो कि चेक करने पड़ते हैं, और इन पैरामीटर्स में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं इनको इस इक्वल स्टैंडर्ड तक पहुंचाने के लिए। अब जैसे यहाँ पे एक पैरामीटर है एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन इज बेसिकली अ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। यानी कि आपने जो दवाई ली, दवाई लेने के बाद जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है, दिस इज द एब्जॉर्प्शन। और वही मैं बायो अवेलेबिलिटी की बात करूं, यानी कि कितनी ड्रग बायो अवेलेबल हुई, यानी कि द एक्सटेंट ऑफ विच एब्जॉर्प्शन ऑकर्स। यानी कि एब्जॉर्प्शन तो हुआ, कुछ हद तक तो होता ही है, बट कितने परसेंट आपकी ड्रग उस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंची, दिस इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। आप सुनते होंगे कि भाई ड्रग आपने ली आयरन की, उसका जो 10% ही एब्जॉर्ब होता है, यानी कि 10% ही आपका उस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में बायो अवेलेबल हो पाता है। अभी किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है, तो जैसे आपने कोई सॉलिड प्रोडक्ट लिया जैसे टैबलेट, सबसे पहले जैसे पानी में गया तो स्वेल होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, डिसइंटीग्रेट होने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, फिर जो आपका स्टमक का पानी होगा वहाँ पे सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा, सॉल्यूशन में कन्वर्ट होने के बाद वो आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होगा, और किस एक्सटेंट तक वो एब्जॉर्ब होता है, दिस इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी, राइट। एग्जाम्पल की बात करें तो काफ़ी सारी ड्रग्स हैं जिनका अपने को एब्जॉर्प्शन बढ़ाना होता है, और काफ़ी सारी है जिनका एब्जॉर्प्शन अपने को कम करना होता है। और कभी कभार अपन कोई खाने की चीज़ ऐसी खा लेते हैं किसी ड्रग के साथ कि उसका जो एक्शन है वो कम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सीखें तो आपने सुना होगा कि जो टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन है या जो एंटीबायोटिक्स है उसके साथ दूध आपको मना कर दिया जाता है। सुना है कभी कि भाई टेट्रासाइक्लिन के साथ आपको मिल्क नहीं लेना है, रीज़न क्या है, बिकॉज इन विद टेट्रासाइक्लिन मिल्क इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, यानी कि वो पर्टिकुलर कोई रिएक्शन इंटरेक्शन करता है जो कि अब आपकी बॉडी में टेट्रासाइक्लिन को काम नहीं करने देगी। अब वो कैसे,
जैसे व्हेन डाइवेलेंट कैटायंस लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम यूज विद टेट्रासाइक्लिन्स विच इज एन एंटीबायोटिक डिक्रीज एब्जॉर्प्शन एंड मेक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। यानी कि अगर आप टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं एज एंटीबायोटिक है ये, और उसके साथ आपको डाइवेलेंट आयन लेते हैं, सपोज आपने कैल्शियम मिल्क पी लिया, तो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन के साथ है जो कि वो मिल्क है, उसके जो कैल्शियम है यानी कि जो डाइवेलेंट आयन है वो कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर लेगा और वो कॉम्प्लेक्स होगा इनसॉल्युबल। और अगर वो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन तक नहीं पहुंच पाएगा और बॉडी में ड्रग है जो कि एक्ट नहीं कर पाएगी, राइट। दूसरा एग्जांपल की बात करें कि अपने को सपोज किसी का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है, तो अगेन बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ इंडोमेथासेन, रिलीफ मॉडरेट टू सीवियर पेन एंड बार्बिचुरेट्स। यानी कि जो बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन है अगेन जो कि डेरिवेटिव है स्टार्च का, वो इंडोमेथासिन जो कि पेन में काम आती है, पेन रिलीफर है, और बार्बिचुरेट्स जिसका मैंने आपको बताया था कि एंटी एंजाइटी काम करती है, नॉन सेलेक्टिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, उनकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज करता है। बायो अवेलेबिलिटी यानी कहने का मतलब ये हो गया वो उसका एब्जॉर्प्शन है जो कि बढ़ा देगा, राइट। फिर एक एग्जांपल देखते हैं, हिपेरिन एन आयनाइज्ड ड्रग नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी ड्यू टू साइज, इरिडियन सर्फेक्टेंट लाइक एसएलएस सोडियम क्लोराइड सल्फेट एंड डाईऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट इंक्रीज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो हिपेरिन है बेसिकली एक आयनाइज्ड ड्रग है, इसकी दिक्कत ये रहती है कि ये आपके जीआईटी से है जो कि एब्जॉर्ब नहीं होती, क्यों, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है। तब जैसे ही अगर आप इसके अंदर ईडीटी डाल दोगे, सर्फेक्टेंट डाल दोगे, तो क्या होगा, ये सिस्टम के एब्जॉर्ब हो जाएंगे सतह पे और पार्टिकल्स का है जो कि एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें एब्जॉर्प्शन भी इसका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो था आपका एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी। और एग्जांपल देखें कि भाई पार्टीशन कोफिशिएंट भी अपन चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि सपोज कोई ड्रग है, अब इतना पता है कि ड्रग है जो कि उसकी प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट फेज में घुलने की, राइट। तो जैसे कि आपने इमल्शन पढ़ा है, तो इमल्शन क्या होता है, वाटर इन ऑयल या फिर ऑयल इन वाटर। तो मे बी पॉसिबल कि जो आप ड्रग ले रहे हैं वो आपकी ऑयल फेज में डिजोल्व हो या फिर वाटर फेज में डिजोल्व हो, राइट। अब आप जो भी एजेंट ले रहे हैं आपको ये पता है कि भाई मुझे इसको इस पर्टिकुलर फेज में सॉल्यूट करना है या सॉल्युबलाइज करना है, तब जाके वो एक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपकी ड्रग है जो कि वाटर फेज में ज़्यादा सॉल्यूबल है या फिर ऑयल फेज में ज़्यादा सॉल्यूबल है, उसके लिए अपने को रिक्वायर्ड होती है पार्टीशन कोफिशिएंट की। पार्टीशन कोफिशिएंट बोल दो, केडी बोल दो, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट बोल दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बोल दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट बोल दीजिए, ये सारी की सारी चीज़ें एक है। यानी किस तरीके से है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रही है आपकी ड्रग बिटवीन डिफरेंट टू फेजेस, दिस इज पार्टीशन कोफिशिएंट। द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनटू इमिसिबल और स्लाइटली मिसिबल लिक्विड्स और इनटू सॉलिड्स व्हेन इट इज एन इक्विलिब्रियम अक्रॉस द इंटरफेस बिटवीन देम। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपने कोई भी दवाई ली, उसको आपने दो फेजेस के अंदर घोला, तो उन दोनों फेजेस में से उसकी जो कंसंट्रेशन है वो किस में कितनी है सॉल्यूट की, दिस इज नोन एज पार्टीशन कोफिशिएंट। इसको चेंज करना या बढ़ाना हो तो जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स है वो भी इंक्रीज करता है। जैसे परमैग्नेट आयन कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू बेंजीन फेज फ्रॉम वाटर फेज बाय कॉम्प्लेक्सेशन विथ क्रोम थ्रू आयन पेयर मैकेनिज्म। यानी कि बेसिकली अगर आप परमैग्नेट की कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दो तो बेंजीन फेज में भी आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो अगर ये वाटर सॉल्युबल है तो, यूजिंग अ आयन पेयर मैकेनिज्म। अगर आप ऑटोमेटिकली इसको अगर आप बेंजीन फेज में या फिर उसकी ऑर्गेनिक लेयर में शिफ्ट कर रहे हो तो वहां से जो एब्जॉर्प्शन है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। फॉर्मूले की बात करते हैं तो बेसिकली इसका रहता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस लेयर कितना है वो उससे अपने को पता चलता है कि पार्टीशन कोफिशिएंट कितना है। इसकी वैल्यूज बेसिकली 0 से 1 के बीच में आती हैं। Then reduce the toxicity. Again, after making some complexes आप किसी भी सिस्टम की टॉक्सिसिटी भी रिड्यूस कर सकते हो। जैसे कि अपने को पता है कि ड्रग है जो कि एब्जॉर्ब होती है, बट ड्रग अपनी तुलना से बहुत ज़्यादा अगर एब्जॉर्ब होने लग जाए तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी होगी उसकी, आपकी बॉडी में वो एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो वहाँ पे अपने को उसका थोड़ा एब्जॉर्प्शन है जो कि कम करना पड़ता है ताकि जो टॉक्सिसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाए। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो जैसे साइक्लोडेक्स्ट्रीन है जो कि इंडोमेथासिन है, जो कि अल्सरोजेनिक ड्रग है, यानी कि उसके थ्रू अपने को अल्सर होता है, जैसे स्टमक के अंदर अल्सर होता है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि थोड़ी डिक्लाइन होने लग जाएगी और जो एसिड है वो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन पे है जो कि अटैक करना शुरू करेगा, तो वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे घाव होने शुरू हो जाते हैं विच इज़ नोन एज अल्सर। तो जो इंडोमेथासिन है या जो भी पेन किलर्स हैं वो आपकी बॉडी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है
इसको डिक्लाइन करके जो आपका एसिड सिक्रेशन है उसको इंक्रीज करती है, जिस कारण जो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएगी और आपके यहाँ पे घाव होने शुरू हो जाते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए है जो कि साइक्लोडेक्सट्रिन का कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है इंडोमेथासिन के कारण से के साथ। तो जो टॉक्सिसिटी है टिश्यूज की वो भी रिड्यूस हो जाती है, साथ ही साथ इसका जो अल्सरोजेनिक इफेक्ट है इंडोमेथासिन का वो भी कम हो जाता है। और अगर आप साइक्लोडेक्सट्रिन का क्लोरप्रोमाजिन के साथ भी अगर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो उसके कारण भी जो टिश्यू टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी की। एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के अंदर बात करें तो क्यूप्रिक चिलेट्स ऑफ PAS यानी कि पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड्स किल ट्यूबरिकुलाई बेसिली इंक्रीज 30 टाइम्स मोर पेनिट्रेशन विच इज फैट सॉल्युबल। यानी कि अगर आप जो पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड है जो कि एंटी टीबी ड्रग है जो कि ट्यूबरिकुलाई बेसिली को किल करने के काम आती है, अगर इसके आप क्यूप्रिक के साथ चिलेट्स बना दो, कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दो, तो इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो 30 टाइम्स है जो कि इंक्रीज हो जाती है। यानी कि फैट सॉल्युबिलिटी उसकी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि अगेन ड्रग की जो पावर है पेनिट्रेशन है वो बढ़ गई तो ड्रग का जो एक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीडोट फॉर मेटल पॉइजनिंग। आपने सुना होगा कि बहुत बार जो मेटल पॉइजनिंग या फिर फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो वहाँ पे कुछ मेडिसिन देते हैं, वो क्या करती हैं, एंटीडोट का काम करती हैं। उस पर्टिकुलर जो पॉइजनिंग का मेटल है उसके साथ बाइंड हो जाएगी और आपकी बॉडी से उसको निकाल देगी विदाउट एनी डिसऑर्डर या कोई भी डिफेक्ट किए बिना। तो जैसे अपन वन बाय वन बात करते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कि एंटीडोट के रूप में काम आती है किसी मेटल पॉइजनिंग में। तो सबसे पहले और जो सबसे फेमस है वो है बाल, विच इज नोन एज ब्रिटिश एंटी लुइस, which is a drug dimercaprol. This is used for poisoning of arsenic, mercury, gold, lead. It may also be used for antimony, thallium and bismuth poisoning. यानी कि जो बाल है डाइमर कैप्रोल है वो इन सब मेटल पॉइजनिंग की में काम आता है। बेसिकली अपन कुछ गलती से कुछ खा लेते हैं या जो पॉइजन अपन ले लेते हैं तो उसमें ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो अगर इनकी अपनी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए तो अपनी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं उनको ये इनहिबिट करने की कोशिश करते हैं। और अगर इनको इनहिबिट करने की कोशिश करेंगे तो अपनी बॉडी में इस तरीके से सिम्टम्स आएंगे, जैसे स्टमक एक हो गया, डायरिया हो गया, फीवर हो गया, वॉमिटिंग हो गया, हेडेक हो गया। ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि फूड पॉइजनिंग के या फिर पॉइजनिंग के रहते हैं। इन सबको ट्रीट करने के लिए अपन एंटीडोट देते हैं। तो जो बेसिकली डाइमर कैप्रोल है वो क्या करता है, अपनी बॉडी में जो मेटल्स हैं वो अपनी बॉडी के जो एक मेटाबॉलिक एंजाइम है थायोल उसके साथ बाइंड होते हैं और उनके जो नॉर्मल फंक्शन है उसको खराब करता है। तो जो बाल या अपन डाइमर कैप्रोल लेते हैं वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जो मेटल है उसके साथ खुद जाके बाइंड हो जाता है तो अपना जो थायोल ग्रुप है वो सेफ बच जाता है और अपनी बॉडी से ये ऑटोमेटिकली वाटर सॉल्युबल बन के एक्सक्रीट हो जाते हैं और अपनी बॉडी में सच एज कोई रिएक्शन नहीं होती। उसके अलावा अगर स्पेसिफिकली लेड पॉइजनिंग है तो EDTA दिया जाता है विच इज सोडियम EDTA या कैल्शियम EDTA विच इज इथाइल डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। और वाइल बेरिलियम पॉइजनिंग हो जाए तो सैलिसाइलिक एसिड है जो दिया जाता है। डिफरेंट पॉइजनिंग के लिए डिफरेंट है जो कि एंटीडोट प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। फिर बात करें ड्रग एक्शन थ्रू मेटल पॉइजनिंग की कि भाई आप किसी भी ड्रग का है जो कि मेटल को देते हुए भी सिस्टम को चेंज कर सकते हो। अभी तक तो आपने पढ़ा कि मेटल्स हैं जो सारी पॉइजन रिलेटेड होती हैं, बट बहुत बार ऐसा है कि आप किसी मेटल को देकर किसी ड्रग का एक्शन भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें अपन मलेरिया ऑब्वियस से आपको पता है कि मादा एनाफिलिस से होती है। उसमें क्या रहता है कि आपके आयरन के ऊपर अटैक होता है, राइट, वहाँ से है जो कि इसके जो गेमेटोसाइट्स हैं या जो ट्रोफोसाइट्स हैं वो रिलीज होते हैं और ऑक्सीजन है जो कि सारी की सारी खराब हो जाती है, राइट। तो वहाँ पे जो ड्रग है जैसे कि 8 हाइड्रोक्विनोलिन जो कि एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में काम आती हैं, अगर इसका आप कॉम्बिनेशन दे दें आयरन के साथ तो पेनिट्रेशन है जो इंक्रीज होगा और पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा तो जो मलेरिया पैरासाइट हैं सेल मेम्ब्रेन में वो आसानी से उनका लाइसिस होने की कैपेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो एंटी मलेरियल एक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सकता है इफ वी कंबाइन the iron with 8 hydroquinoline which is an anti-malarial drug. By increasing the penetration malarial parasite cell membrane also lysed. Why? Because the action of anti-malarial is also increased. Then as therapeutic agent, अब जैसे आप कोई कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हो तो उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे आयरन की बात करें, आयरन आपको पता है अगर आप डायरेक्ट लेंगे तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता है GIT में, राइट। GIT में इरिटेशन करने का मेन इसका ये रीज़न रहता है कि इतना वो एब्जॉर्ब हो नहीं पाता। तो जो आपके बॉडी में जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं जो
लाइक बैक्टीरियाज होते हैं उनको ये कील कर देगा उसकी, या फिर उसकी ओवर ग्रोथ कर देगा, तो वहाँ पे वो इरिटेशन कॉज होती हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, ये सारे सिम्टम्स आपके रहते हैं। तो अगर आप आयरन को ऐसे प्योर ना लेके उसके सॉल्ट के साथ लो, लाइक फेरस सल्फेट, फेरस कार्बोनेट, तो इसकी जो जीआईटी इरिटेशन है वो कम हो जाएगी। यानी कि आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन विथ सॉल्ट लाइक फेरस सल्फेट, कार्बोनेट्स, दे आर यूज टू रिड्यूस द जीआईटी इरिटेशन, यानी कि गट इरिटेशन को कम किया जा सकता है अगर आप इस तरीके के मेटल्स को सॉल्ट के रूप में दें। लास्ट अगर अपन बात करें डायग्नोस्टिक्स एजेंट्स की, जी हाँ, अगर आप किसी भी ड्रग को कॉम्प्लेक्स के रूप में डायग्नोस्टिक एजेंट्स के रूप में दे दो तो अपनी बॉडी में क्या फंक्शंस प्रॉपर नहीं हो रहे उसका भी अपन पता लगा सकते हैं। जैसे कि टेक्नीनियम 90 की बात करें जो कि एक रेडियो न्यूक्लियोटाइड है, अगर आप इसे सिट्रेट के साथ देते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स है जो कि डायग्नोस्ट करने में हेल्प करता है किडनी फंक्शन एंड जीआरएफ, यानी कि जो बेसिकली जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है उनको, यानी कि किडनी के फंक्शंस को चेक करने के काम आता है इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको है जो कि पूरी ये चीज़ समझ आई होगी। आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि अभी तक अपन ने पढ़ लिया है कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है और कॉम्प्लेक्स की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो अपन ने देखा कि कॉम्प्लेक्स के थ्रू अपन किसी सिस्टम की सॉलिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, एब्जॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, टॉक्सिसिटी रिड्यूस कर सकते हैं। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि अपन कर सकते हैं आफ्टर मेकिंग अ कॉम्प्लेक्स विद द ड्रग। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.